वेरी लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वेरी लार्ज या तो लेंथी भी कह सकते हो आप, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। द issues could not be included in the constitution are included into schedules। मतलब कि ऐसे सारे आर्टिकल्स, ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग नहीं फ्रेम कर पाए, उसको हम लोगों ने अलग से शेड्यूल बना के उसमें फ्रेम किया है, ठीक है। और एट प्रेजेंट टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। और लास्ट 65 ईयर्स में न्यू आर्टिकल्स हैव बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेल फ्यू हैव बीन डिलीटेड, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ ऐड ही किया है, हम लोगों ने कुछ डिलीट भी किया है, ठीक है। और इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मैनी थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड, दैट इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बिकम लेंथी। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसमें तो क्या पढ़ोगे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जब डिटेल एनालिसिस करने बैठोगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप लोगों को पता चलेगा कि यार हाउ इट इज़ पॉसिबल विदाउट इंटरनेट, विदाउट गूगल, आप लोग इतनी इन्फॉर्मेशन इतने प्रिस्क्राइब वे में कैसे एक डॉक्यूमेंट में फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप जब पढ़ोगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इंडिया को सॉवरेन यानी कि सार्वभौमत्व, सार्वभौम, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकशाही, रिपब्लिक यानी कि हम लोग प्रजासत्ताक, और हमारा जो सेक्युलर है यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष, और सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद टाइप का इंडिया होगा, ठीक है। मतलब इंडिया पे किसी के बाप का राज नहीं चलेगा, इंडिया की अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप होगी, अपने कम्युनिकेशन होगा, अपना डिफेंस होगा, सब कुछ इंडिया के अंदर की जियोग्राफिकल जो टेरिटरी है उसके डिसीजंस कौन लेगा? इंडिया लेगा। और डेमोक्रेटिक है, लोकशाही है, जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। प्रजासत्ताक है, मतलब प्रजा द्वारा, प्रजा के लिए और प्रजा के प्रति समर्पित जो सरकार होगी। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है, इंडिया में सारे धर्म को समभाव की तरह से देखा जाता है। और सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, यानी कि जो गवर्नमेंट है और वो ऑलवेज पब्लिक वेलफेयर में काम करेगी, ठीक है। जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो वर्ड है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए थे, बल्कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये दोनों वर्ड्स का क्या किया गया? इंक्लूजन किया गया प्रीएम्बल में। कहाँ पे? प्रीएम्बल में। इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इंटरनल कंट्रोल्स, और वही सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79 टू 122 एंड आर्टिकल 153 टू 167 क्या कहता है कि भाई जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी एक इंसान द्वारा नहीं चलाई जाएगी, बल्कि पूरी पार्लियामेंट, पूरे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा चलाई जाएगी। तो अब जो पार्लियामेंट है वो 179 टू आर्टिकल 179 से लेके आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक चलेगा, और आर्टिकल 153 टू 167 स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा हमें, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके द्वारा ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। और इस तरीके से इंडिया हैज़ अडोप्टेड अ ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ देखने को मिलती है? ब्रिटेन में, ठीक है, इंग्लैंड में। और क्योंकि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई ब्रिटेन्स ने हम पे इतना राज किया फिर भी हम लोगों ने उनकी पॉलिसी क्यों अपनाई? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे किसी एक बंदे का शासन नहीं हो रहा है, वहाँ पे लोग कौन करते हैं? लोग एमपीज़ को चुनते हैं, लोग ही जाके जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इसे ही कहा जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग इन लोगों को इलेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग नहीं इलेक्शन में वोट देते हैं और फिर जो भी हम लोगों ने जिसको भी इलेक्ट किया हो वो वहाँ जाके एमपी बनता है और हमारे जो क्वेश्चंस है वो सारे वो गवर्नमेंट तक पहुँचाता है। वैसे ही इसीलिए उन्होंने जाना कि यार ये चीज़ सबसे अच्छी है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और यही चीज़ सेंटर में भी और यही चीज़ स्टेट गवर्नमेंट में भी फॉलो की गई, ठीक है। और जो हमारी पार्लियामेंट है वो 2 हाउस की बनी हुई है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं हम लोग, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों किसको समर्पित होते हैं, मतलब जो भी सारी एमपीज़ होते हैं, जो भी एमएलएस होते हैं, वो किन को समर्पित होते हैं? वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? पार्लियामेंट को,
ठीक है, एंड स्टेट लेजिस्लेचर को रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और क्योंकि हम लोग इन्हें इलेक्ट करके एमपी बनाते हैं, इसीलिए ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा नहीं होता आपका जब पूरी जब स्कूल की बात, स्कूल को अगर से फॉर एग्जांपल अवार्ड मिलता है किसी को, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, से फॉर एग्जांपल 10th बी है, 10th बी को बेस्ट क्लास का अवार्ड मिला, तो 10th बी का जो भी मॉनिटर होगा वो क्या करेगा, वो आगे आएगा और वो क्या करेगा, अवार्ड लेगा पूरे क्लास की तरफ से। तो ऐसे ही बात है ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। हम लोग इलेक्शन हो गए, हम लोग वोट करेंगे, और जिसने हमने जिसको वोट किया वो जाके हमें रिप्रेजेंट करेगा कहाँ पे, पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो ये होती है पूरी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या तो डेमोक्रेसी आप कह दो। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। There are 6 fundamental rights guaranteed to the people of India, being the citizen of independent nation to live with dignity। मतलब कि कोई भी कंट्री का हो, बट अगर वो इंडिया में आता है या फिर इंडियन सिटीज़न है, तो उसे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग अलग से पूरा चैप्टर है, वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे राइट है जो कि कोर्ट के द्वारा एनफोर्स भी किए जाते हैं। अगर कोई सरकार कानून बनाती है जो किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट करती है, तो ऐसा जो कानून है वो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी, वो उसे नल एंड वॉइड कर देगी, मतलब कि उस कानून को ख़त्म कर देगी। और जो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। हमारे जो राइट्स का प्रोटेक्शन है कि वो इंश्योर करता है कि सरकार ऐसा कोई कानून ना बनाए जिसमें जो आम जनता है उसके जो हक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो वायोलेट करता हो, ठीक है। तो ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होता है, जुडिशियरी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का पूरा एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। उसके बाद आता है DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या कहता है, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है, एक लॉ बनाती है, तो वो लॉ कैसा होगा, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, और उसका रीज़न क्या होगा कि एक लॉ बनाए हम लोग, ठीक है। और दूसरा साथ साथ उसमें पब्लिक वेलफेयर कैसे शामिल है ये देखना, उस वे में लॉ बनाना, ये चीज़ होती है DPSP में दिखाता है कि भाई ऐसी आप लॉ बनाओ, ऐसा आप कानून बनाओ जिसमें देश का तो भला हो ही हो, साथ ही साथ जो हमारे सिटीजन्स है उसकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायोलेट ना हो, पब्लिक वेलफेयर मेंटेन रहे, पब्लिक को कोई मान हानि ना हो, उसकी जान हानि ना हो, ये देखना आपका कर्तव्य है। तो ये DPSP ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो एक कानून बनाते समय, एक लॉ बनाते समय गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि अलग एक ये पूरा इंडिया है और उसमें ये जो सेंटर है यानी कि केंद्र सरकार, एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ साथ फेडरलिज्म भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक यूनिक फीचर है। मतलब कि हमारे इंडिया में ना कैसा है पता है, टोटली 3 लिस्ट दे रखी है, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दे रखी है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रल लिस्ट ऐसी है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट दे रखे हैं जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकती है, लेकिन सेंटर का लॉ क्या होगा, मान्य होगा, सर्वोपरि होगा स्टेट के लॉ से ऊपर, ठीक है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है। इसमें क्या है कि इसमें सब चीज़ों को पावर दे रखा है, जैसे कि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, एजुकेशन है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, डिफेंस है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन है सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो ये जो सारी चीज़ें, ठीक है, ये क्या करती है कि कुछ पावर्स सेंटर को दे रखी है, कुछ पावर स्टेट को दे रखी है। इसको कहते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। इसको कहते हैं फेडरलिज्म, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना ये ज़रूरी है कि जब भी कोई
एग्रेशन दिखाता है, मतलब कि कोई भी स्टेट या तो ऐसा कहता है कि मुझे अलग होना है इंडिया से, या तो पाकिस्तान इंडिया पे ऊपर हमला कर वॉर कर देता है, या चाइना इंडिया के ऊपर वॉर कर देता है, मतलब कुछ भी एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, तब इंडिया पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी और वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कहे कि स्टेट को वो फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सेंटर का पावर है कि वो पूरे इंडियन टेरिटरी को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। क्या करे? प्रोटेक्ट करे। इवन जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है, मतलब कि या तो फिर वॉर हो, या तो इंटरनल एग्रेशन हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, ऐसी सारी चीज़ों में हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है। और इन नेशनल इमरजेंसी के केस में भी सारा पावर्स किसके पास चला जाता है? स्टेट का पावर भी सेंट्रल के पास चला जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, उसके बाद बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विपक्ष, आप जो कह सकते हो कि द्विसदन जो होता है वो, जैसा कि हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ऐसे ही हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और दूसरा होगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये दोनों कहाँ पे होगी? स्टेट पे होगी ये दोनों। ठीक है, स्टेट में क्या होगा? स्टेट में होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो यहाँ पे बात की गई है बाइकैमरल की, वो पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि इंडिया की पार्लियामेंट बाइकैमरल होगी, यानी कि द्विपक्षीय होगी, पक्षीय नहीं द्विसदनीय होगी, जहाँ पे एक सदन लोकसभा और एक सदन राज्यसभा कहा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा स्टेट है, उस स्टेट के भी दो पार्ट होंगे। एक होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो हर स्टेट में होगी ही होगी, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बनानी हो तो ये भी आप बना सकते हो। ऐसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या कहता है? पावर देता है। उसके बाद आता है सेक्युलरिज्म, मतलब कि यहाँ पे कोई एक धर्म नहीं होगा, यहाँ पे सारे धर्म को सम्मान दिया जाएगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, देयर हैज़ बीन डिस्कस इन द प्रीएम्बल, मतलब प्रीएम्बल में कहा गया है कि इंडिया एक सेक्युलर राज्य है। उसके बाद सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक इज रिफ्लेक्टेड इन वेरियस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे ये चीज़। ठीक है, उसके बाद स्टेट शेल हैव नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब स्टेट ये नहीं कह सकता कि भाई तू मुस्लिम है तू आईएएस नहीं बन सकता, तू हिंदू है तू आईएएस नहीं बन सकता, तू एससी एसटी से आ रहा है तू आईएएस नहीं बन सकता, तू सिंधी है तू गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। ऐसा स्टेट नहीं कहेगा। ठीक है, स्टेट कहेगा कि भाई जिसको जो करना है करो। रिलीजन की मैटर में स्टेट कभी इंटरफियर नहीं करेगा। रिलीजियस माइनॉरिटी हैव बीन गिवन स्पेशल राइट एंड प्रिविलेजेस बाय कॉन्स्टिट्यूशन। रिलीजियस माइनॉरिटी यानी कि अगर इंडिया में जो हिंदू मेजोरिटी है, ठीक है, इंडिया में हिंदू मेजोरिटी है, जबकि माइनॉरिटी में कौन? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध और रिसेंटली यहूदीज जो है हमारे जोरोस्ट्रियंस जिसे हम कहते हैं, वो लोग भी क्या है? वो लोग माइनॉरिटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हो, ऐसा हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, जो आई डोंट थिंक के वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है। उसके बाद बीइंग अ सेक्युलर स्टेट, द स्टेट विल नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, मतलब कि इंडिया का कोई धर्म नहीं होगा, सारे धर्म इंडिया में एक समान तरीके से देखे जाएंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ प्रीएम्बल, हमें पता है जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा, से फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पेज है। ठीक है, ये आप फर्स्ट पेज नहीं, ये आप कह सकते हो कि फ्रंट पेज है। बुक का जो कवर होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का कवर है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसको ऐसे जैसे ही ओपन करोगे तो ये दो पेजेस आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीएम्बल्स दिया हुआ है। प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि भाई इंडिया एक सोशलिस्ट सेक्युलरिस्ट डेमोक्रेटिक पूरी एक लोकशाही प्रजासत्ताक यानी रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, सबसे पहली लाइन उसमें क्या लिखी हुई है, आप लोगों को याद हो तो मैं बता दूं। उसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई है इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। स्टेट यानी कि राज्य, मतलब जो भी सारे राज्य हैं उन सब का मिलके यूनियन है। ठीक है, अब ये इंडिया दैट इज़ भारत में भी बहस छिड़ी हुई थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग इंडिया को इंडिया करें या इंडिया का नाम भारत कर दें। ठीक है, तो इसमें भी बहुत बड़ी बहस लगी हुई थी और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या करा, उन्होंने करा कि
इंडिया डेट इज़ भारत, इसमें दोनों को खुश कर दिया, इंडिया भी आ गया और भारत भी आ गया। मतलब कि इंडिया जो भारत है वो एक संघ है, किसका संघ है? राज्यों का संघ है, ठीक है। जो भी सारे स्टेट्स है उनका संघ है पूरा इंडिया हमारा, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग ये 10 पॉइंट ही रखते हैं, ठीक है। अगले जो पॉइंट है 11, 12, 13 से लेके वो हम लोग चलो 5 पॉइंट कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ चलो, प्रोविजन फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे आर्टिकल नंबर 368 में ऐसा कहा गया है कि फ्यूचर में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या कर सकते हो? अमेंड कर सकते हो, मतलब कि उसको सुधार सकते हो, उसे एक न्यू फॉर्म दे सकते हो। लेकिन 1973 में, मतलब चलो मैं अभी तक इधर ही रखते हैं, बाद में केस वेस बाद में लेंगे हम लोग। जो अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि कोई भी लॉ जिसे आप मॉडर्न स्वरूप, अभी इंडिया तो 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन अभी चल रहा है 2020, तो 1950s के लॉ अभी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि तब सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है। तो हम लोग ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई आप आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या करोगे? 368 के अंतर्गत आप लोग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, और इसका पावर किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास, ठीक है। इंडिया की पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इसे अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। और उसके बाद इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल। क्यों? तो क्या इसके पास अमेंडिंग पावर है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? से फॉर एग्जांपल जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने एक लॉ बनाया, ठीक है, लॉ बनाया। अब ये लॉ कुछ ऐसा बनता है कि बहुत सारे डिस्प्यूट इसके ऊपर बन जाते हैं कि ये, कोई लोग कहते हैं कि ये लॉ है वो प्रॉपर वे में नहीं बना, कोई कहता है कि यार नहीं ये बकवास लॉ बना, इसको ये फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है। तो क्या होगा कि ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगी? रिव्यू करेगी, ठीक है। इसको क्या करेगी? रिव्यू करेगी और देखेगी कि कहीं ये लॉ सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट तो नहीं करता, ठीक है। अगर वायोलेट्स करता होगा तो उसे नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। अगर ये वायोलेट करता होगा तो उसे नल एंड वॉइड, मतलब कि ऐसा कानून आप नहीं ला सकते, ऐसा हमारी सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह देगी, ठीक है गाइस। मतलब कि जो लॉ बना है उसको रिव्यू करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। जुडिशरी, मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है मैं आपको बता दूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट को जुडिशियल रिव्यू की जो है उसको कंट्रोल ना किया जाए, जैसा एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो अगर कोई गलती करता है और उसे अगर डांट ना पड़े, उसको ठपका ना मिले, तो वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ अपने आप को राजा मानने शुरू हो जाती है, कोई एक ऐसा बंदा आ गया, एक ऐसा पीएम बन गया जो कहता है जो मैं कहूँगा वही होगा, तो ऐसे केसेस में जो है इंडिया का जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है पूरा वो खतरे में आ सकता है। और इसी वजह से ये जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोग्राम है पूरा वो सेट किया गया था। उसके बाद यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। यूनिफाइड यानी कि जो है हमारी जुडिशियल स्ट्रक्चर है जो हमारा, वो पूरा एक यूनिफाइड है, मतलब एकता रखता है एक दूसरे में। दूसरा इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है, मतलब गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये दोनों जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, जबकि जुडिशियरी इंडिया में सेपरेट है। कैसे? तो कि जो ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो काम करते हैं, ठीक है, उसका प्रभाव जुडिशरी पर ना पड़े, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लास्ट सॉर्ट ऑफ रिसेट है। मतलब कि हम अपनी आशा किससे लगाए बैठते कि अगर जुडिशरी अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपनी इच्छा मुजब नहीं कार्य कर रहे, तो हम लोग जुडिशरी से आस लगाते हैं कि भाई आप लोग हमारी हेल्प कीजिए, ठीक है। इसीलिए जुडिशरी को अलग रखा गया है कि भाई अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपनी जो लिमिट है उसे क्रॉस करे तो आप इसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या करा गया है? इंडिपेंडेंट रखा गया है, ठीक है। और इंटीग्रेटेड कैसे? सुप्रीम कोर्ट है,
इसके नीचे हाई कोर्ट्स है, इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। तो ये पूरा इंटीग्रल जुडिशरी है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, और नो डाउट इसके ऊपर अलग अलग चैप्टर है, इसीलिए मैं आपको ब्रीफ में सब कुछ समझा दे रहा हूँ। और उसके बाद आता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस की हमारे गवर्नमेंट ने आर्टिकल नंबर 17 में ऐसा कहा गया है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका भी जो अनटचेबिलिटी की जो प्रोविजंस होती थी वो अनटचेबिलिटी के प्रोविजंस जो है वहाँ का निकाल दिए आर्टिकल 17 में। और अनटचेबिलिटी को हम लोगों ने कानूनी अपराध माना है, और जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले बिजनेस की, जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की। इसी वजह से आर्टिकल 7 को इंट्रोड्यूस किया गया और स्पेशल प्रोविजंस कुछ बनाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस के एजुकेशन और उन लोगों के राइट्स को लेकर, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि 18 साल की एज कंप्लीट करते करते आप लोगों को वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। फिर वो चाहे अंबानी का बेटा हो, ठीक है, फिर वो चाहे अंबानी का बेटा हो या किसी भी झोपड़पट्टी रहने वाले एक पुअर पीपल का बेटा हो, उसे 18 साल का होते ही उसे क्या मिल जाएगा, वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। वो अपने हिसाब से किसको नेता बनाना है, किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, वो अपने हिसाब से वो खुद चूज़ कर सकता है। तो गाइस ये था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज और ये सारे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता चला होगा, समझे होंगे आप लोग। और इसके बाद हम लोग प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो हम लोग अगले सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा, ये एक ऐसी बुक है आपकी जो आपका फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, ठीक है। और जब भी आप कभी फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो तो अगर आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपके जो है बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही आप लोगों की जो है बहुत सारी प्रिपरेशंस बच जाएगी, क्योंकि आपने आर्ट्स लिया है तो आपको यह फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोगों की बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसी में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए, ठीक है। जय हिंद।